आखिर वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। टाको यानी ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। ये हमेशा ट्रम्प का मोडस ऑपरेंडी रहा है कि वो हमेशा आखिरी वक्त पर पीछे हट जाते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों से ट्रम्प और उनके इनर सर्कल की जानिब से ये धमकियां दी जा रही थी कि ईरान पर खौफनाक बमबारी के लिए अमरीकी तैयारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मार्केट को जानने और ट्रम्प की साइकी से वाकिफकारों का मौकिफ था कि उनके थ्रेट्स और ब्लस्टर्स को सीधा मत लिया जाए। कुछ हल्कों का ख्याल था कि अमेरिका के पास एस्केलेशन डोमिनेंस का ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब सिवाय MOU की बहाली के उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अचानक अमेरिकी मीडिया से ये खबरें फ्लैश होना शुरू हुई कि ट्रम्प ने बमबारी का प्लान कॉल ऑफ कर दिया है और वो डिप्लोमेसी को मौका देना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की जानिब से कोई पैगाम रसानी का करिश्मा था या फिर गल्फ ममालिक की बिहाइंड द सीन्स का विषय। ट्रम्प ने फिर मेगा यू टर्न ले लिया। सवाल ये है कि ये कैट एंड माउस का खेल कब तक जारी रहेगा। इन इशूज से जुड़े अहम सवालात समेत गजा प्लान, सूटा में मुहाजिरीन की यलगार समेत मुल्क में जारी सियासी अफरा तफरी और आपके सवालों पर तफसील से रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज है 2 अगस्त 2026, 2 अगस्त 2026 को आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, अजीब खिचड़ी पकी है ना? बहुत ज़्यादा। आप हालांकि इनकारी हैं किसी बड़ी तब्दीली से, किसी बड़ी जोहरी तब्दीली से। सही है। लेकिन ये जो रीसेट की बात है ना, इसने जो सियासी मैदा है सबका अपसेट कर रखा है। ठीक। और उसमें तेज़ी आती दिखाई दे रही है, स्पेशली जब राना सनाउल्लाह साहब पहले बोले, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब तो अब पिन पॉइंट कर के मोहसिन नकवी साहब को बता रहे हैं PCB भी चेक करें। आपके AGP ने, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने आपकी वजारत में बेज़ाब्तगियाँ जितनी बताई सब में टॉप आप कर रहे हैं। फिर नेशनल एक्शन प्लान पे भी उन्होंने जवाब दिया। DG ISPR ने ये नुकता उठाया था, उन्होंने उसका भी जवाब दे दिया। लेकिन जो बड़ी खबर कल बनते बनते रह गई और एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये कि जब नवाज शरीफ साहब अपने भाई के साथ बैठेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ, और मरियम भी वहाँ मौजूद होंगी, इसहाक डार साहब भी वहाँ मौजूद होंगे, तो उस मीटिंग से कुछ बड़ी खबर निकलेगी। कोई अर्थ शेकिंग, कोई वोट को इज्जत दो वाला नारा रिवाइव करने की बात होगी। शहबाज शरीफ साहब ये नारा लगाएंगे। लेकिन जो उससे खबरें निकली, बाद में कुछ उनकी तरदीद हुई कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जो मीडिया के ऊपर चल रही हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से अलबत्ता सख्त रिएक्शन आया और उनके जो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं निसार खोड़ो, उन्होंने क्या कहा वो शामिल करते हैं। अब के हुकूमत के एक वजीर ने, जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, अपने आप को इंटीरियर मिनिस्टर बुलाता है, भले उसको शौक प्राइम मिनिस्टर होने का हो, लेकिन मेहरबानी करके कह रहा है कि जी मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं बन रहा हूँ। वो आके फिर से वही हरकत के आर्म्ड फोर्सेस को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान में खुलबुली मचा रहा है। अगर तुम्हारा अपना ख्याल था तो तुम अपनी बात करते। तुमने फील्ड मार्शल का जिक्र क्यों किया? और क्या रह गया तेरे मुंह में जब ISPR ने बाद में सफाई कुछ दी है? लेकिन इसको इतनी जुर्रत कैसे हुई? और जब इससे कोई कहता है कि तुम्हें इस्तीफा देनी चाहिए, तो मैं भी हक बजाने दूं कि उसको इसमें नहीं रहना चाहिए। 22 सूबे बना के 22 चीफ मिनिस्टर चाहिए, 22 गवर्नर चाहिए और कर्जे पे गुजारते हो। ये जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान की फिजा को गंदा करने की कोशिश है। और जब ये कह रहा है ना कि कॉकरोच अगर निकलेंगे तो ये करेंगे, तो कॉकरोच निकले हैं। अयूब खान के खिलाफ भी निकले थे कॉकरोच, या खान के खिलाफ भी निकले थे, तो जिया खान के खिलाफ भी निकले थे, अभी भी कॉकरोच निकलेंगे तो इनके खिलाफ ही निकलेंगे। पहले जिनके खिलाफ निकले उनकी बात करने के बाद आगे उन्होंने बताया नहीं कि अब किसके खिलाफ निकलेंगे। तो सेठी साहब, क्या मोहसिन नकवी साहब ने बयान देने से पहले एंटीसिपेट किया था इस नौइयत का रिएक्शन आएगा? और आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब इस पर कोई तबसरा करेंगे? पहले तो आखिरी सेक्शन ऑफ योर क्वेश्चन, हाँ, कि शहबाज साहब और मरियम क्या तबसरा करेंगे? उन्होंने कोई तबसरे नहीं करने, सिवाय ये अपनी कारकर्दगी के ऊपर शायद वो कुछ रोशनी डालें, मगर मोहसिन नकवी के ऊपर वो कोई किसी किस्म की का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे और ना ही उनको डिग्रेड करेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब? और नवाज शरीफ साहब चुप ही रहेंगे, और अगर किसी वक्त बात भी की उन्होंने तो बहुत ही रिडल्स के अंदर बात करेंगे और जाके किसी को गुस्सा ना चढ़े या किसी की दिल आज़ारी ना हो, दरमियानी सी बात करेंगे। हाँ, मैं नहीं ख्याल जो बातें करनी थी उन्होंने आपस में बैठ के कर ली हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि नून लीग को पता है उसकी पोजीशन क्या है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मोहसिन नकवी को भी पता है इस बात का, और
एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है इस बात का। तो मेरा ख्याल है नून लीग की पोजीशन तो कमज़ोर है, इसीलिए जो रिस्पांस आया है ख्वाजा आसिफ से, ऐसे लगता था कि वो तारीफ़ कर रहे हैं उनकी। उसके बाद तलाल जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तलाल चौधरी ने भी हिमायत भरी, हाँ हाँ ठीक है, आइडिया अच्छा है, ये है वो है। एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ज़रा ये देख लें वो देख लें। तो पहला रिएक्शन तो मुस्लिम लीग नून के जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो तो सपोर्ट में ही था, थोड़ी सी उस पर सवाल निशानियाँ था, मगर अदरवाइज दे वर वेरी सॉफ्ट। वो तो फिर जब मेरा ख्याल है कहीं से किसी ने कहा होगा कि जी ओए ऐसा की कर दे पे हो, थोड़ा टफ लाइन लो, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब वो बोले, और उन्होंने थोड़ा सा हार्ड स्टांस लिया। मगर आपको याद होगा कि ये राना साहब ने ही तो कहा था एक वक्त कि मोहसिन नकवी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे तो कौन रोक सकता है। हाँ, उन्हें हल्का ना लें, अंडर एस्टिमेट ना करें, ये तो उनकी करम नवाजी है कि वो सिर्फ वजारत दाखिला पे वो तंज कर रहे थे, मगर हकीकत की बात कर रहे थे ना। तो अब बात यह है कि सभी को मालूम है कि मोहसिन नकवी जो है जब बोलते हैं तो वो उनकी आवाज़ किसकी ज़ुबान बोलते हैं, किसकी ज़ुबान बोलते हैं, सबको पता है इस बात का। तो एक बफर सा बनाया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो बफर से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज ये जो बातें चल रही हैं कि जी ये जो निसार खड़ो साहब का आपने मुझे कोट सुना है, सख्त बयान है। देखिए इस वक्त मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्या जो लोग भूल जाते हैं, मुस्लिम लीग को पंजाब चाहिए, ठीक, हमेशा वो यही कि पंजाब की पार्टी है। अब वो नहीं रही ना कि सिंध में उनकी भी कोई स्टैंडिंग नहीं है, इसी तरीके के साथ केपी में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, तो अब वो सारी स्टैंडिंग जो है जो भी थी वो पंजाब में ही थी, और वो भी अब आफ्टर द एलिगेशंस ऑफ फॉर्म 47 वो भी एक सवालिया निशान बन गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग को ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि अगर आप छोटे सूबे बना दें या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें, अगर इंसिस्ट ही किया एस्टैब्लिशमेंट ने तो ये इनकी तरफ से इतनी रुकावट नहीं होगी। बिकॉज इनका या तो ये ख्याल होगा कि हम सारे पंजाब में अगर पॉपुलर हैं तो फिर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर भी हमारे लोग ही आएंगे, तो इसमें तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं मुझे नज़र आता। मगर जो प्रॉब्लम सिंध में है वो फ़र्क है ना, सिंध में भी अगर आप सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना देते हैं तो पीपल्स पार्टी फिर भी सिंध के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में जैसे नून लीग पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में हावी हो सकती है, वो वहाँ भी हावी हो जाएंगे। सिंध में फ़र्क चीज़ क्या है कि कराची को अलग कर दिया जाएगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सिंध। कराची में पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती, तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है सख्ती से अपोज करेगी ये जो नया एजेंडा जो नज़र आ रहा है कि और प्रोविंसेस बनाए जाएं, बिकॉज उनके हाथ से कराची चली जाएगी। कराची इज़ द कैश काउ। कराची पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी कोई एजेंडा ऐसा नहीं एक्सेप्ट करेगी जिसके साथ सिंध से कराची अलग हो जाए या अलहदा हो जाए, और यही MQM चाहती है, और यही मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि कराची को निकाला जाए पीपल्स पार्टी की गिरफ्त से। वोट तो मिलता नहीं है, मगर उसका जो फेट है वो सारा पीपल्स पार्टी डिसाइड करती है क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज प्रोविंशियल असेंबली में दे हैव अ मेजॉरिटी बिकॉज ऑफ देयर सीट्स इन द रूरल सिंध। तो सिंध और पंजाब में ये फ़र्क है, इसीलिए पीपल्स पार्टी खुल के मैदान में आएगी और कहेगी नो। और आपने देख ही लिया, पहले स्ट्रेट अवे चीफ मिनिस्टर सिंध ने बात की, मुराद अली शाह साहब ने कहा घिसी पिटी बात है, घिसी पिटी बात। अब बहुत फ्रंट फुट पे आए हैं निसार खड़ो साहब, सीनियर रहनुमा, तो ये इनको तो जरदारी साहब ने कहा ना गो अहेड। अब जरदारी साहब अपनी तरफ से कोई नहीं बात करेंगे, अगर करेंगे नहीं, अगर करेंगे भी तो इस किस्म की बात नहीं करेंगे, वो गोल गोल की बात करेंगे या पीछे ही रहेंगे। बिलावल भी जो है उसने एक तरफ उसने आज़ाद कश्मीर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को चैलेंज किया, दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि फ़ौज जो है हमारी रेड लाइन है। दोनों तरफ खेल रहे हैं, हाँ, एक तरफ ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह नहीं हम तो आपके। तो सबके यही प्रॉब्लम्स हैं, और नून लीग मेरा ख्याल है इसीलिए अभी तक नवाज शरीफ साहब का बयान नहीं आया, और वो जो मीटिंग हुई है रायवेंड के अंदर चारों, उससे कुछ नहीं निकला। नहीं, आपस में तो कोई फैसला किया होगा ना। हाँ। और मुझे नहीं मालूम, मगर मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ, मतलब मेरी चिड़िया वहाँ नहीं थी। अच्छा, हाँ। लेकिन ये कहना कि अब तो नवाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पे आने लगे हैं और उन्होंने मामलात देखने का फैसला किया है। मियाँ साहब फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे, मियाँ साहब इस बात को पसंद नहीं करेंगे, मगर मियाँ साहब इस वक्त का जो अरेंजमेंट है उसको डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। टू मच इज़ एट स्टेक। जाहिर है कि उनको मोहसिन नकवी साहब पसंद नहीं है, ना मरियम को पसंद है,
जी, सीधी सी बात। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाली एपिसोड से भी पता चला। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। जी। वो समझते हैं कि इज बिकम टू बिग फॉर हिज बूट्स। वो मुहावरा अपनी जगह पे। गोल्डन बूट अवार्ड याद आ गया मुझे। गोल्डन बॉय याद आ गया। और उनके एम्बिशंस का भी पता है। हाँ। और उनको पता है कि कितने करीब हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के। जी। तो इसलिए आई थिंक नून लीग की तरफ से इसी किस्म के रिस्पॉन्सेज आएंगे। वो मोहसिन नकवी के ऊपर फोकस करेंगे, मगर ऐसे फोकस करेंगे जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई ना पीछे नजर आए, कोई साया नजर ना आए। अजय आप इंटीरियर मिनिस्ट्री आपने कैसे चलाई है, आपने पीसीबी कैसे चलाया है, आप क्या है, ये मोहसिन के ऊपर फोकस करेंगे। हालांकि उन्हें पता है आयशा कि मोहसिन नकवी इज नॉट मोहसिन नकवी, तो वो अब कैसे करेंगे बेचारे, सबको पता है इस बात का। तो इसलिए ये सारी बातें फजूल हैं जी। रेजिग्नेशन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहसिन साहब का उसके बाद कोई स्टेटमेंट हमें दिखाई नहीं दिया। मोहसिन साहब नहीं करेंगे, उन्होंने जो करना था वो कर दिया आयशा। बस एक शॉट खेला। हाँ, वो and then afterwards? उनको कहा गया था ये शॉट खेल दो, उन्होंने शॉट खेल दिया। अच्छा। वो आराम से अपना बैठे में, तो कुछ अरसे के लिए आपको नजर नहीं आएंगे, फिर नजर आने शुरू हो जाएंगे इधर उधर। विजिट कर रहे हैं वैसे वो सेंटर्स का। हाँ, वो करेंगे अपनी तरफ से। लेकिन बयान उनकी तरफ से कोई इसके बाद सामने नहीं आया। नहीं, अभी मेरा ख्याल है फौरी तौर पे तो नहीं आएगा। प्रवोक तो नहीं करना चाहेंगे ना, और इस माहौल को थोड़ा सा ठंडा करने देंगे। मगर जो कहना था उन्होंने कह दिया। और मैं नहीं समझता कि अब जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन राणा साहब से आया है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। वो तो कह रहे हैं फिलोसफर बने हुए हैं मोहसिन नकवी साहब। अब तो बस फिर अच्छी बात है, अगर फिलोसफर ही है तो फिर फिलोसफर ही रहने दें आप। इसमें जो एक और थ्योरी सामने आ रही है मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन देखते हुए, कि कल कहा गया कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त नाउ और नेवर के मूड में आ चुकी है और हेड ऑन लेने जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अब मौका आ चुका है कि आपके पल्ले जो भी डाला गया वोट को इज्जत दो वाले मामले के बाद, अब आप अपनी जगह पर वापस आएँ। एक थ्योरी ये है कि जैसे सूबों के मामले पर, 18वीं तरमीम के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला रखे हैं और असल निशाना आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी है। यही वजह है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये ऐलान करने से पहले, अनाउंस करने से पहले जाके आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की, और इस मामले पर हम सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को ही तिल मिलाता हुआ देख रहे हैं। आपको इस थ्योरी में वज़न लगता है? नहीं, मुझे नहीं वज़न लगता। उसकी वजह ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है। हाँ। और अब हम टक्कर लेंगे, ये किसी सूरत में टक्कर नहीं लेंगे। क्यों टक्कर लेंगे? लेकिन सूबों के मामले पे आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना जी। ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब टक्कर लिए उन्होंने तो उस वक्त इनकी आवाम के अंदर एक अहमियत थी जी। उस वक्त वोट्स भी पड़े थे। अब तो सबको पता है कि मुस्लिम लीग को वो वोट नहीं पड़ा जो कि वो क्लेम करती है कि पड़ा है। और जो भी हुकूमत उन्होंने बनाई है इस थैंक्स टू, सबको पता है। एंड आल्सो मोहसिन नकवी एंड वेल बाय एसोसिएशन। सो आई थिंक इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अगर वीक पोजीशन है तो फिर कैसे आंख में आंख डाल के बात करेंगे? अच्छा। तो गुस्सा होगा कि देखो फिर। और अब मैं आपको बताऊं गुस्सा भी क्यों होगा, कि ये भूल जाते हैं बहुत से लोग, आखिरी वक्त तक जनरल बाजवा की कोशिश थी एक्सटेंशन लेने की, या अपनी एक्सटेंशन मिल जाए या किसी एक और जनरल का नाम उन्होंने लिया था, जनरल अजहर, कि इनको आप बना दें जी। आखिरी दिन तक। और ये नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने डट गए थे। और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, उनको कहा था तू डटया रहा, तू हिलना नहीं है। हाँ। और उस वक्त शहबाज साहब, जाहिर है टेंशन थी, बिकॉज पैगाम लोग लेके आ रहे थे। रात को 1-1:30 बजे भी एक कुछ शाप पहुँच गए थे कि जी होने में ये टाइम है अजय। एंड शहबाज कॉल्ड अप मियाँ साहब, एंड मियाँ साहब said, डटया रहा तू, ही वुड नेवर बिकम आर्मी चीफ इफ नवाज शरीफ हैज नॉट पुट हिज फुट डाउन। तो दैट्स द लीस्ट नवाज शरीफ कैन एक्सपेक्ट कि जी अब हमें भी एक मौका तो दें पूरी टर्म करने का, लेट्स गेट ऑन विद इट। तो इस लिहाज से आई थिंक ये जो लोग कह रहे हैं ना जी वो टक्कर लेंगे, टक्कर नहीं लेंगे। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ टक्कर नहीं लेंगे, बिकॉज दोनों के पास और कोई जगह नहीं है जाने की। या तो होता ना कि इमरान खान और की जो पार्टी है वो तैयार होती टू जंप इन, वो तो बेचारे ना इधर के हैं ना उधर के हैं, उनका तो इशू ही कोई नहीं है, वो तो देर नोवेयर। तो अब रह गया पीछे पीपल पार्टी के साथ असली झगड़ा तो पीपल्स पार्टी के साथ है, नून लीग के साथ तो झगड़ा है ही नहीं इतना। शहबाज साहब इज़ डूइंग वेल, इसीलिए मोहसिन साहब ने आपको कहा वो कहीं नहीं जा रहे, वो तो रहेंगे यहाँ। मरियम इज़ ओके, इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दे आर कोऑपरेटिंग एट एवरी लेवल। बाकी जो है वो सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं, हर जगह पे हैं वो।
But as far as Maryam Nawaz Sharif is concerned, and as far as Shahbaz is concerned, no issues with the chief. ओके हाँ, तो चीफ के साथ जो इश्यूज हैं वो तो आसिफ साहब के हैं मैं यही ना, आपसे जरदारी पूछना के हैं ना। चाह रही हूँ, हाँ। उसकी दफ़ा तो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ आपको कि जरदारी साहब इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद द चीफ ऑन सर्टन इश्यूज। वन ऑफ देम इज़ द NFC अवार्ड। देखिए अभी पैसे जो वापस किए हैं अपने अपने शेयर से, अपने अपने शेयर से, पंजाब ने तो चूं नहीं की, जी ठक करके मोहसिन ने मरीम ने भेज दिए, ले लो जी, ले लो हमारे सरप्लस है। वो तो सिंध चीख रहा है, KP चीख रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए जो पानी वाली नहरें करनी थी वो आर्मी के लिए कमर्शियल Green फार्मिंग का एक बहुत initiative। बड़ा प्रोजेक्ट था, जी तो वो सिंध ने शोर डाल दिया। और जरदारी साहब करते क्या हैं, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहते, सिंधी नेशनलिज्म को पै जाओ, ठीक है जी। तो अब देखिए ना, तो इस स्टेज पे भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा, फिर खोड़ो साहब को कहा, जी हालांकि मोहसिन नकवी उनको बता के आए थे कि मेरी मजबूरी है, मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जरदारी साहब भी तो ही इज़ एक्चुअली नॉट गोइंग टू गिव अप। 18th अमेंडमेंट इज़ अ वेरी बिग अमेंडमेंट। यही तो जरदारी साहब ने अपना सारा पावर छोड़ दिया था फॉर द सेक ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देखिए ना उनकी कुर्बानी क्या थी। 58(2)B उन्होंने फारग कर दिया, इतना ज़बरदस्त पावर था। ही सेड नो, तो दाद तो देनी पड़ेगी ना आपको। बहादुरी। उन्होंने अपनी सिंध की प्रोविंशियल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उन्होंने ये 18th अमेंडमेंट किया। ठीक, अच्छा, अब वो 18th अमेंडमेंट जो है गले पड़ गया, बिकॉज पैसे थोड़ गए हैं, हालात बदल गए हैं। हालात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान इज़ फेसिंग थ्रेट्स, जी और पाकिस्तान की फ़ौज पैसे मांग रही है, और पैसे आपके पास है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज गवर्नमेंट नहीं ठीक चल रही। तो इस सारे एनालिसिस में तो मैं ये समझ रही हूँ कि कॉर्नर में इस वक्त खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपके एनालिसिस में ये था कि नैब की फाइल्स किसी भी वक्त खुल सकती हैं। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अगले 6 महीने का वक्त दे दिया गया, और उसमें डू और डाई वाला मामला है, 28वीं आईनी तरमीम हर सूरत करनी है, तो उसमें जो मसला पैदा करेगा उसको मैदान से बाहर निकाल फेंका जाएगा। और देखिए ये तो धमकी है ना, मगर इट्स नॉट सो ईजी, इट्स नॉट सो ईजी। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब को भी तो पता है ना कि उनकी अहमियत क्या है उनकी पार्टी की। ये सारा सिस्टम जो है, अगर नून लीग पुल आउट कर जाती है या जरदारी साहब पुल आउट कर जाते हैं, तो सिस्टम कोलैप्सेस। तो सिस्टम को तो मेरा नहीं ख्याल एस्टैब्लिशमेंट कोलैप्स करना चाहती है, उसको रीसेट करना चाहती है। लेकिन इस सारे सिस्टम में पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वैल्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस क्रिएट हो जाए, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि उनके कुछ बातचीत भी हो रही है कहीं ना कहीं। ये तो ऐसे है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ फ्राइंग पैन में हैं, अच्छा। मगर आप वहाँ से लपक के निकलते फायर में जाना चाहते हैं। टॉकिंग टू आसिफ जरदारी इज़ अ पीस ऑफ केक कंपेयर टू टॉकिंग टू इमरान खान। अच्छा। तो इमरान खान इज़ द फायर, हाँ, आसिफ जरदारी इज़ द फ्राइंग पैन। तो फ्राइंग पैन में तो आप कभी इधर उछल, कभी इधर थोड़ा सा बचाव हो बड़ी जाए, वैसे आपने ज़बरदस्त मिसाल और दी। फायर में तो आप उड़ जाते हैं। तो ये जो थियरी है जी कि जी PTI कहीं से अपने लिए स्पेस क्रिएट कर ली, ओ पाजी रहने दो, PTI कोई स्पेस नहीं अपने लिए क्रिएट कर सकती अनफॉर्चुनेटली। वो जिस तरीके की उनकी लीडरशिप है, जो जेल में है और जो बाहर है, बिटवीन देम दे हैव मेड श्योर कि PTI का कोई फ्यूचर नहीं है अनटिल दे चेंज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। और सारा का सारा जो इसका जो स्ट्रेटजी है इमरान खान। अच्छा, इमरान खान तो बुशरा बीबी की भी बात नहीं सुन रहे, या दोनों इकट्ठे हो गए हैं। तो वो तो इंतज़ार में है कि कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हो जाए। हाँ हाँ, 5 अगस्त भी आ रही है। हाँ, उनको वो 3 यही साल समझते होने हैं, या वाले कोई मूवमेंट बाहर शुरू हो जाए जिसके अंदर सारे ही आ जाएं एंड सो ऑन। PTI कांट डू इट। उन बेचारों ने बहुत कोशिश की है, इधर उधर भाग दौड़, मगर ना उनकी कोई लीडरशिप है, ना 5-6 लोग हैं जो बोलते हैं, कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है, सबको ना आपको सबके नाम का भी पता है। तो PTI इज़ इम्पोर्टेंट राइट नाउ। क्या कमाल है कि नहीं, सपोर्ट बेस कितना बड़ा है और लीडरशिप कितनी पथेटिक है। दिस इज़ द PTI। तो अनफॉर्चुनेट। और उधर मुस्लिम लीग जो है, दे नो हाउ टू वर्क विद द एस्टैब्लिशमेंट। एंड जरदारी साहब सबसे ज़्यादा गेन किया उन्होंने, उनको बहुत कुछ मिला है इन ऑल दिस, और बाहर भी रहे हैं और अंदर भी हैं। सो यू सी इज़ गॉट ऑल हिज ऑप्शंस। तो इसलिए आई थिंक ये 6 महीने में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये मैंने जो कल के प्रोग्राम में बात की थी, ये बात आगे बढ़ेगी। कोई 32 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनेंगे, लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाएगी बात। लोकल गवर्नमेंट की बात जाएगी और वो मान जाएंगे, ठीक है। असली इशू ये भी नहीं होगा कि लोकल गवर्नमेंट, वो अभी भी मानने के लिए तैयार है मेरा ख्याल है, अगर आप सही तरीके से बात करें। इशू बनेगा सिंध के लिए कराची का स्टेटस, और पंजाब के लिए कि ये फंड्स जो हैं ये पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली देगी या फेडरल गवर्नमेंट देगी डायरेक्टली टू
द लोकल गवर्नमेंट। ये 2 इश्यूज हैं। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर कोई इशू बनेगा कि पैसे कितने जाने हैं, वो सब तय हो जाएगा। ये होगा कि जी ठीक है जी हम लोकल गवर्नमेंट कर देते हैं, हम अपने कानून बनाएंगे लोकल गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी इशू बनेगा कि नहीं एक ही किस्म के कानून होना चाहिए सबके लिए। ये कि आप रिग करते हैं, कानून को रिग कर देते हैं। ये जो है ना प्रोविंशियल असेंबली बनाएगी रूल फॉर द लोकल गवर्नमेंट। हो सकता है दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट वांट्स कि फेडरल गवर्नमेंट बनाए सबके लिए एक ही रूल, ओके, और उसी के अंदर सब कुछ तय हो जाए ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को कमज़ोर ना रखे, तकड़ी की लोकल गवर्नमेंट हो, विच इज़ व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स। सप्लाई फेडरल सो आई थिंक ये इश्यूज हैं। ये बैठ के मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था ये अभी आज बैठ जाएं। हाँ। ये जो छोटे मोटे जो एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं ये बंद हो जाएगा। हाँ। और आप सुनने में आ जाएगा कमेटी बन गई है, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, हाँ ये आप देख लीजिएगा जाते गोइंग फॉरवर्ड। अभी प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेज पे भी कोई कमेटी बन जाएगी टू डिस्कस दिस इशू, और उसके बाद इशू डिस्कस होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके अंदर आपको पता चलेगा लीकिंग होनी शुरू हो जाएगी कि फ़लाना ये कह रहा फ़लाना ये कह रहा। बट एट द एंड ऑफ द डे 6 माह के अंदर अंदर कुछ ना कुछ निकल आएगा कॉम्प्रोमाइज़, एंड आई थिंक दिल गो अहेड विद इट। उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट ही होगी, कोई ये 32 वाला प्रोमिसेस कोई ये नहीं होगी। अच्छा, दिस नोबडी विल, ये नहीं चलेगी। और आई थिंक NFC के जो पैसे वाला इशू है वो भी हल हो जाएगा। एंड इशू जो रहेगा वो है कराची, उसके ऊपर मुझे आई डोंट नो हाउ हार्ड द पीपल्स पार्टी विल फाइट, बट आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट इज़ वेरी क्लियर कि कराची जो है ना दैट हैज़ टू हैव अ यूनियन और अ फेडरल कैरेक्टर। अब ये क्या मनवा सकते हैं कि नहीं मनवा सकते, आई डोंट नो। और MQM की तो स्टेक्स है ना, वो अभी भी जो भी है जैसी भी है, लूली लंगड़ी जैसी भी MQM में है, अभी भी उनका सपोर्ट बेस तो है ना, सियासी हैसियत तो है उनकी। जमात इस्लामी मगर फिर हाँ जमात इस्लामी भी है, PTI भी है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी है वहाँ। तो आई थिंक कराची के अंदर तो अगर लोकल बॉडी उसको अलग भी कर लिया जाता है तो कराची के अंदर तो स्प्लिट हो जाएगा सारा वोट, विच इज़ अ गुड आइडिया, ताकि वो एक पार्टी ना डोमिनेट करे एंड देन क्रिएट डिफ़िकल्टीज। हर सारे मेयर्स जो हैं जितने भी आप यूनियंस बनाते हैं वहाँ कराची को भी 4 हिस्सों में भेज करके कर लें आप जो भी करना है। बट आई थिंक कुछ ना कुछ निकल आएगा, कुछ ना कुछ निकल आएगा। और स्पेकुलेशन का बार इस कदर हाई है सोशल मीडिया के ऊपर कि आइंदा 6 माह का नक्शा भी बना हुआ है और लोग उसके ऊपर कयास आराइयाँ कर रहे हैं। लेकिन एक रोड मैप मिला सेठी साहब आपके एनालिसिस से, आपने कहा एक कमेटी बन जाएगी। मोहसिन नकवी साहब से ख्वाजा आसिफ भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में तो आप कुल मिला के पिल दैट की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट में 2 दिन और नेशनल असम्बली में 10 दिन आए, पार्लियामेंट को तो आपने टाइम ही नहीं दिया, तो ज़रा उधर भी शर्फ कबूलियत बख्शी है। फिर उन्होंने PCB में इनकलाब लाने की बात की, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेज़ाब्तगियों की बात की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी चार्जशीट कर दिया है मोहसिन साहब को हर तरह से उनकी कारकर्दगी पे। तो इस सेटलमेंट में सारे गड़बड़ घोटाले में नून लीग मोहसिन साहब से भी इस्तीफ़ा ले सकती है? नहीं, मोहसिन साहब से कोई इस्तीफा नहीं, या डिमांड कर सकती है? नो डिमांड। राना साहब इतना ब्रूटल अटैक कर रहे हैं मोहसिन साहब पे, तो इस्तीफे का मुतालबा भी कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मोहसिन साहब नहीं हिलेंगे अपनी जगह? नहीं, मोहसिन साहब की रेजिग्नेशन कोई भी नहीं मांग सकता। मैं मतलब आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू। अच्छा, हाँ मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है, ये नहीं कोई ख्वाहिश की बात है। मोहसिन इज, यू आस्क फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ मोहसिन, यू आर अटैकिंग द आर्मी चीफ। ये उनकी अपॉइंटमेंट है, ये उन्होंने उनके बिहाफ पे ये बात की है यार, फॉर गॉड सेक। तो ये अगर आप करेंगे तो आपका ख्याल है जिन्होंने ये करवाया वो चुप करके बैठ जाएंगे? फिर आप देखिएगा क्या होता है उस बंदे के साथ जो कि ये डिमांड करता है रेजिग्नेशन ऑफ मोहसिन। जी, इसीलिए सब तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। इवन कि नदीम अफजल चंद साहब भी राना साहब को चैलेंज करते दिखाई देते हैं कि आप उधर तो मुखातिब हो नहीं रहे। सब नहीं, जहाँ होना चाहिए वहाँ तो हो नहीं रहे जी, तो जरा उधर बात करके आप देखें। करके देखो तो सही। हालांकि सब जानते हैं हाँ, और क्या कि आई बात कहाँ से या ख्वाहिश किसकी हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में सारे मामलात मईशत के ही ज़ेर गौर होंगे आलमी हालात के मुताबिक भी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर टाको डिस्कस हो रहा है, यानी ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। लेकिन अब की बार इसमें जो थेरीज गर्दिश कर रही हैं वो ये कि हमारे फील्ड मार्शल उनकी जानिब से किरदार अदा किया गया कि वो जो धमकियाँ आ रही हैं अमेरिका की तरफ से उनको किसी तरह से डिफ्लेक्ट किया जाए, रोका जाए। दूसरी तरफ से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उनको जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे अटैक्स की धमकी ईरान की तरफ से आ रही थी, तो गल्फ में वॉर फैलने का खदशा था। आपके ख्याल में समथिंग इन बिटवीन कुछ हुआ है या नहीं? आई थिंक जो खबर जो आई है वो आई थिंक उसमें सदाकत है। वो ये कि ईरान ने इशारा नहीं डिटेल्स दे दी हैं
गल्फ़ कंट्रीज़ को कि अगर हमारे पे अमेरिका ने अटैक किया तो हम आप लोगों के ऊपर ये ठिकाने जो हैं उसको हम टारगेट करेंगे। एक्चुअली दे गिवन दोज अवे ओके। कि ये लिस्ट है हमारी, इनके ऊपर हम उड़ा देंगे। तो फिर उसके बाद रब्ता हुआ तो मोहम्मद उसके बाद गल्फ़ कंट्रीज़ की तो गल्फ़ कंट्रीज़ को परेशान हो गए, जाहिर है। तो उन्होंने फिर डोनाल्ड ट्रंप को कहना शुरू कर दिया कि ज़रा यार देखो मारे हम जाएंगे और तुम ये करने लगे हो, ना करो ऐसे। या यूएई भी परेशान हो गया जी। तो मगर आखिरी स्टेज पे ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया जी कल से हम शुरू करने लगे। उस वक़्त सऊदी मोनार्क MBS मोहम्मद बिन सलमान इसने फिर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया और कहा कि देखो तुम ये करोगे तो हम उड़ जाएंगे। हमें पता है वो कहाँ कहाँ अटैक करेंगे ईरानियंस, आप हमें डिफेंड नहीं कर सकते, हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, और ये सारा सुपर स्ट्रक्चर जो ऑयल का और वैसे भी ये तबाही हो जाएगी, हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स ये वो सब उड़ जाएगा। और फिर उन्होंने आगे भी एक धमकी दे दी अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस। क्या? उन्होंने कहा ये जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं आपकी फैमिली के साथ, आपके कंट्री के बॉन्ड्स जी, इन्वेस्टमेंट जो हमने वादे किए हैं आपको, प्लेज किया था उनके ये विजिट सारा जब हम तबाही की तरफ जाएंगे तो ये हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे। विल पुल आउट ऑफ ऑल दोस। ओके। तो वो बिजनेसमैन माइंड ओ बिजनेस मैं फिर ओदी सॉरी यार ये पंजाबी मैं क्या करूँ। जब ये बात आई यहाँ तो फिर उसने कहा अच्छा चलो आप लोग, मैं फिर हॉल्ट कर लेता हूँ। बट इससे उनका इम्प्रेशन क्या आया? देखिए उनका क्या इम्प्रेशन है, 5 दफ़ा उन्होंने अनाउंस किया है कि मैं वीकेंड पे उड़ा दूंगा, एनाइलेट कर दूंगा। अप्रैल मार्च में किया था, फिर भाग गए आखिरी वक्त। अप्रैल में किया, फिर भाग गए आखिरी वक्त। जी। मई में नहीं किया, जून में किया, जुलाई में किया, ये अगस्त में कर दिया, जुलाई अगस्त। इट्स द 5th टाइम इज चिकन आउट। अच्छा वजह क्या चिकन आउट की? वो पता, सबको पता है इस बात का कि इनके पास अब हथियार ही नहीं रहे, इनके पास स्पेयर्स ही नहीं रहे, इनके पास बेसिस नहीं रहे, कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या डिस्ट्रॉय करेंगे, कितने इनके पास है। और अभी ये खबरें आ रही हैं कि आर्मी वाले, अमेरिकन आर्मी मिलिट्री वाले इनको कह रहे हैं कि हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम ये इतनी बड़ी लॉन्च करें कुछ, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और ईरान का जिन्होंने कुछ भी नहीं कर सकते, वो तैयार हैं इसके लिए, और जो बाकी नुकसान होगा वो आप देख लें। तो इसकी अपनी मिलिट्री जो है इज़ नॉट ऑन बोर्ड। इनके जो सारे एलाइज हैं गल्फ़ में, दे आर नॉट ऑन बोर्ड। वो सारे यही कह रहे हैं कि डील करो, डील करो। तो इसीलिए यह 5वीं दफ़ा फिर तैयार हो गया डील करने के लिए। अब ये कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था आपसे कि ये वक्त है ईरान के लिए कि MOU जो है उसके अंदर जो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी है वो कर लें, डोनाल्ड ट्रंप को मौका दें पीछे हटने का। उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है फ्रॉम इजराइल एंड APEC एंड दैट लॉबी कि आप जाओ अब एक दफ़ा फिर करो, हल्ला बोलो, हल्ला बोल दो, ठीक। हालांकि उसकी मिलिट्री इज़ नॉट ऑन बोर्ड, उसकी पार्टी जो है वो ऐसे ऐसे हुई हुई है, हाँ, और उसकी रेटिंग गिरती जा रही है और उसके स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स गिरते जा रहे हैं। सो उसको मौका दो निकलने का यहाँ से। मगर ईरान ने भी तो हार्ड लाइन ले ली है ना। अब ईरान ने भी तो यही मतलब है कि इस वक्त बड़ी सख्त हार्ड लाइन ली हुई है। वो तो ऐसे लगता है कि अब उल्टा हो गया, ईरान कह रहा है हम तुम पे हमला करने जा रहे हैं, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्या धमकी दे रही है, ईरान धमकियां दे रहा है सबको, और प्रैक्टिकल उसे और वो धमकी उसने अमेरिका को क्या देनी है, उसने तो गल्फ वालों को देनी है और थोड़ी बहुत इसराइल को देनी है। तो आई थिंक ये इशू चल रहा है इस वक्त। मेरा अपना ये मौक़िफ़ है कि ईरान को थोड़ा सा समझ तो आ गई सबको अब कि ईरान जीत गया जी, तो लचक दिखानी चाहिए। आप उसको थोड़ी सी शर्मिंदा ना होने दें, फेस थोड़ा सेविंग फेस सेविंग दे देना उसको, ताकि वो पीछे हटे। और ये जो है आप जो चाहते हैं आप गल्फ़ के साथ मिलके, इन ममालिक के साथ मिलके तो तय कर ले कि आगे क्या होना है और कैसे होना है। इसको ख़त्म करें इस चीज़ को। लेकिन ऐसा लगता है ईरान नाको चने चबवाने का इरादा रखता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो ओमानी प्रपोजल दिया गया था ईरान ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। इस वक्त ईरान मानने के मूड में नहीं है ना। मगर वो इसलिए ना बिकॉज ये लोग क्या प्रपोजल्स दे रहे हैं, ये 2 किस्म के प्रपोजल्स दे रहे हैं। एक तो ये कि उधर आपका इधर हमारा जी, इधर से हम जाने देंगे जहाज़ों को। वो कहता है ना, सारा साढ़ा मिल के कर लांगे, मगर ये आप कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल हम करेंगे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ईरान देख रहा है कि ये मिल के एंटी ईरान अलायंस कहीं ना कहीं बना रहे हैं
जी, वो सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है और तुर्की है उसमें, तुर्की है, सारे ये पाकिस्तान भी है, यूएई भी है, कुवैत भी है। ईरान ये बात को पसंद नहीं करता, वो समझता है कि दिस इज़ एक नया फ्रंट मेरे खिलाफ होने जा रहा है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ईरान के ख़िलाफ़ हो, उसकी वजह यह है कि ये लोग समझते हैं कि अगर ईरान के साथ कोई डील हो जाती है तो फिर हमारी जो हॉर्मुज़ में भी आन जान रहेगी, मगर हम पाइपलाइंस भी बना लेंगे। अच्छा, रेड सी तक पाइपलाइन बन जाएगी, फुजैरा जो है उसके साथ साथ यूएई की एक और पाइपलाइन बन जाएगी आउटसाइड द गल्फ। ईरान नहीं चाहता कि ये हो। अच्छा, और ये इन लोगों ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि फ्यूचर के लिए आज ही से प्लान बनाने शुरू कर दो कि सारे का सारा तेल हमारा हॉर्मुज़ से ना जाए, इधर से चला जाए, इधर से चला जाए, उसके लिए नई पाइपलाइंस बना लें। 7 ऑल्टरनेट पाइपलाइंस के 7 ऑल्टरनेट, शाबाश। तो ईरान डजंट लाइक दैट। अच्छा, क्योंकि दैट मीन्स कि ये आज़ाद होना चाहते हैं इस ग्रिप से। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आज़ाद हो जाएंगे, मादूम हो जाएगा उसके ऊपर। तो ईरान ने फिर इसीलिए हूथीज़ को एक्टिवेट कर दिया कि ये पाइपलाइंस अगर बन भी जाती हैं तो निकलेगी कहाँ। मोस्टली इस पाइपलाइंस जो हैं ये जाएंगी बबल मंदब, रेड सी की तरफ जाएंगी। तो ईरान कहता है इसीलिए हूथीज़ को उसने टाइट टफ करके रखना है, और इसीलिए अब ये शायद एक एजेंडा भी बन रहा है किसी तरीके के साथ हूथीज़ को न्यूट्रलाइज किया जाए जी। तो ये भी एक नई कॉन्फ्लिक्ट बन सकती है। अभी जिसके अंदर एक तो प्रॉब्लम है बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरेबिया, दूसरा बन गया बिटवीन गल्फ स्टेट्स लेड बाय सऊदी अरेबिया एंड हूथीज़ और अमेरिकन्स ऑन वन साइड। तो ये भी एक इश्यूज चल रहे हैं क्योंकि ईरान अब सेटिस्फाइड नहीं है हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने में। ईरान कहता है बम्बल मतलब उसको भी हम कंट्रोल करेंगे, बिकॉज अगर आप निकलने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा जो सारा फॉरवर्ड एजेंडा है वो आप डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको आप नाकाम कर रहे हैं, तो वो तो हम होने नहीं देंगे। सो आई थिंक ये इश्यूज अब आगे जाके आएंगे एंड ईरान एंड द गल्फ स्टेट्स विल हैव टू सिट डाउन एंड डू दिस। और इसीलिए हूथीज़ के साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी सऊदी अरेबिया को और यूएई को अपने अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, एंड सऊदी अरेबिया, यूएई और ऑल दी अदर कुवैत, ये सबको मिलके ईरान के साथ भी करनी पड़ेगी। ये अगले 1 साल का एजेंडा है। जैसे अमेरिका हैज़ टू गो अवे फ्रॉम द मिडल ईस्ट, इजराइल हैज़ टू विड्रॉ, एंड दीज स्टेट्स ये बैठ के इंक्लूडिंग पाकिस्तान एज अ मीडिएटर हेल्पर, ये कोई ना कोई नया अरेंजमेंट करना पड़ेगा फॉर दिस होल रीजन। अफसोस प्रॉब्लम जो आएगी, प्रॉब्लम ये है कि ईरान इस वक्त जैसे कहते हैं ना घोड़े पे चढ़ा हुआ है, हाई, वो अंग्रेजी का मुहावरा ना, यू सिटिंग ऑन अ हाई हॉर्स, आप घोड़े के ऊपर, बाकी हवा के घोड़े पे सवार हैं। सवार हैं। तो मेरा ख्याल है ईरान को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा टू द न्यू रियलिटी। ये ना हो कि लाइक इट और नॉट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ये फिर एस्केलेट हो जाए, और जिस एस्केलेशन के बाद फिर अमेरिका पागल हो जाए और फिर न्यूक्लियर वेपन्स ना इस्तेमाल कर ले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की धमकी इसीलिए तो इसीलिए आई थिंक ईरान शुड आल्सो कैलिब्रेट इट्स रिस्पॉन्स। अभी तो वो लगता है मूड नहीं है, मगर अभी जो आखिरी खबर आई है कि ईरान ने कहा हाँ वी आर रेडी टू टॉक। जी, ऐसी ही इशारे मिल रहे हैं। तो फिर अगर ऐसी है तो अगले 2-3 दिन में यू शुड सी सम मूवमेंट, कोई ना कोई 1-2 दिन में आपको लगता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट में ये लिखा गया था कि वो जल्द या तेज़ी के साथ कोई मुआहदा करना चाहते हैं। जी हाँ, मेरा ख्याल है ये अगला हफ्ता फिर ऐसे ही निकलेगा। अच्छा। फिर आखिर पे अगर इस हफ्ते में कोई ना हुआ तो फिर ये धमकी आएगी वीकेंड के ऊपर फ्रॉम ट्रम्प। ओके, छठी धमकी। ठीक। जैसे सऊदी वली अहद के हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि उन्होंने फ़ोन करके हमले रुकवाए हैं, तो आपके ख्याल में आइंदा मुसालहत का अगर कोई अमल होता है तो उसको सऊदी अरेबिया भी मीडिएट करेगा और बिठाने में मेज़ पे दोनों ममालिक को किरदार? मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया को बहुत मेजर रोल अदा करना पड़ेगा, और उसके पीछे पाकिस्तान होगा और तुर्की होगा, और तुर्की, कतर, पाकिस्तान, मैं समझता हूँ मिस्र भी, लेड बाय सऊदी अरेबिया। बिकॉज सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान सऊदी अरेबिया को होगा अगर ये जंग और बढ़ती है तो। देखिए ना, इस वक्त उसको क्लासिफिकेशन क्या है? इस वक्त क्लासिफिकेशन है कि फाइटिंग है, वॉर नहीं है। झड़पें हैं, फाइटिंग हो रही है, मगर दिस इज नॉट अ वॉर। जंग फुल फ्लैट जंग नहीं है, छोटी-मोटी झड़पें। हाँ। तो आई थिंक ये अगर वॉर में एस्केलेट हो गया तो फिर उसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सो आई थिंक सऊदीज़ ने आखिरी वक्त पे अच्छा इनिशिएटिव लिया है और लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि सऊदीज़ ने भी अब खड़े होकर कह दिया ट्रम्प को जस्ट अ मिनट, आप लोग ये कर रहे हैं हमें पूछे बगैर, और तबाही सारी हमारी होने जा रही है। वी आर रेडी टू टॉक टू ईरान वेदर यू लाइक इट और नॉट। पीछे हटे, आप ना करें ऐसे। सऊदीज़ को भी समझ आ गई है कि ये इतनी टर्मोइल हो जाएगी इसमें,
तो ये जो सारी अरब रेजीम्स हैं ये बड़े ख़तरे में आ जाएंगी। ये इनकी यहाँ की आवाम जो है इज़ वेरी वॉलेटाइल, सो आई थिंक दे आर ऑल कंसर्न्ड। तो व्हाट अबाउट गज़ा पीस पोर्ट? इस हमले रुकने के बाद तो इसराइल के अरमानों पे तो पानी फिर गया, लेकिन गज़ा पीस पोर्ट के हवाले से जो अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी खुशी के साथ की कि हमास गैर मुसल्लह होने पे आमादा हो चुके हैं 8 महीने, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमास अपने आप को डीवेपनाइज करें। अच्छा। ये सारा प्रोपेगेंडा है। जैसे पहले सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा करता है कि जी आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इजाज़त दे देंगे, साथ ही 2 दिन के बाद कहता है पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। ठीक है ना, दिस इज़ ऑल ड्रामा। ये बिल्कुल अब ट्रंप की हर बात जो है ना उसको यकीन ही नहीं किसी को आना चाहिए। हर बात जो है वो टाको हुई है। ठीक है, और इसलिए आई थिंक इस वक्त जो सुनने वाली बात है वो सऊदी अरेबिया से क्या बात आ रही है, यूएई से क्या बात आ रही है, ईरान से क्या बात आ रही है। दीज आर द 3 क्रिटिकल स्टेट्स ओके in the region। ठीक, और इसमें जो सऊदी अरब की जानिब से अभी किरदार अदा किया गया हमलों को रुकवाने के लिए वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त काफ़ी मुश्किल से 2-4 हैं, क्योंकि वो बड़े अरसे से ना तो ये क्लेम कर पा रहे हैं कि उन्होंने कितनी जंगें रुकवाई, ना ही वो सीज़ फायर का दावा करने पा रहे हैं, और ना ही वो ये बता पा रहे हैं कि किसके कितने जहाज़ गिरे, क्योंकि अब उनके अपने जहाज़ गिर रहे हैं और उनके अपने फ़ौजी मारे जा रहे हैं। तो वो डेस्परेटली चाहते हैं कि वो फरवरी से पहले की सिचुएशन पे वापस आएँ, और शायद इसीलिए ईरान की जानिब से इस कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है, और किसी भी किस्म की कमज़ोरी या लचक नहीं दिखाई जा रही। लेकिन आने वाला हफ्ता होगा इंटरेस्टिंग। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सवालात शामिल करते हैं आपके, और सबसे पहले मुनीब लाहौर से, क्या पूछ रहे हैं आप? सर मेरे जहन में एक थॉट आई है और उसको लेकर मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि साउथ एशियन कंट्रीज में जैसे जन जी ने प्रोटेस्ट किया है और वो एक तरह से तब्दीली लेकर आए हैं अपने अपने मुल्कों में, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को भांप लिया है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आगे देकर ये एक फ्लॉप सीन करना चाह रहे हैं कि जन जी उठे और वो सिस्टम के फेलियर को रोए, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है या सिटिंग गवर्नमेंट बैठी है इनके अगेंस्ट आए और वो ड्रामा वहीं पे फ्लॉप हो जाए। आपका क्या टेक है इस पर? जी बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी है आपकी। मैं समराइज़ कर दूं, आप कह ये रहे हैं कि गवर्नमेंट को वार्निंग आ गई है, मोहसिन नकवी साहब ने दी है कि जी ये जेंजी वाला जो इशू है, और आप के गवर्नेंस ठीक करें, नहीं तो यहाँ भी जेंजी हो सकता है। आपका ये कहना है कि अगर यहाँ जेंजी होता है तो उसके पीछे भी शायद होगी और इनकरेज करेगी कि करो, और वो जो है टारगेटिंग होगी सिटिंग गवर्नमेंट्स की, और वो एक्सक्यूज़ लेके गवर्नमेंट्स की छुट्टी करा देगी और जेंजी को कहेगी अब हम आ गए, हम ठीक कर देंगे सारा कुछ, आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थियरी। इसमें एक आध प्रॉब्लम है, ये ना हो कि ये जेंजी जो है वो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द गवर्नमेंट इन एनी प्रोविंस, वो स्टेट के इदारों के ऊपर वो फोकस हो जाए स्पॉन्टेनियसली, तो फिर क्या होगा? फिर तो बहुत मसला बन जाएगा ना। मेरा नहीं ख्याल कि ये रिस्क लेगी। आई थिंक द बेटर बेट इज़ कि ये गवर्नमेंट्स जो है ये अपनी गवर्नेंस इम्प्रूव करें, नौजवान तबके को कुछ दें ताकि वो किसी सूरत में भी वो जेंजी जो है इरप्ट ना कर जाए, और इरप्शन जो है वो कंट्रोल में रहे, नहीं तो बहुत से मसले हो सकते हैं यहाँ जिस किस्म की हमारी सिचुएशन है ये बड़ी फ़र्क है फ्रॉम इंडिया। इंडिया इज़ नॉट थ्रेटन्ड इन एनी वे, उसकी रियासत या उसकी टेरिटरी या उसकी गवर्नमेंट, नॉट दैट। वहाँ सिर्फ प्रोटेस्ट थी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इशू और अगेंस्ट वन मैन से, बट वहाँ भी कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं है कि जी बीजेपी की गवर्नमेंट की छुट्टी कराओ या नरेंद्र मोदी को निकाल दो। नो, एक आदमी रिज़ाइन करो, दैट्स अबाउट इट, इससे ज़्यादा नहीं है। बेसिकली दैट वाज समथिंग एल्स। यहाँ अगर आप जेंजी से कोई पॉलिटिकल एक्ट या करवाना चाहते हैं या कोई करवाना चाहता है तो उसके अंदर डबल एज सोर्ड है। वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी जा सकती है, किसी एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या किसी, और वो सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ जा सकती है, तो फिर सारा कुछ ही उल्टा हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक वी शुड गो देयर एट ऑल। ये इससे पहले ये सारे मामले जो हैं इसको तय कर लेना चाहिए, इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक भी इसी तरह के इशारे कर रहे हैं अपनी लेटेस्ट जो उन्होंने स्पीच की है उसमें। सिर साहब ज़रा हट के एक सवाल आया है इंडिया से। अच्छा, जिसका फिर तुम मुस्कुरा रही हो, इसका मतलब है इसमें भी गड़बड़ है? नहीं, इसमें असल में ऐसा कोई पहलू नहीं है जो रेड लाइन हो। अच्छा, ओके। वो तो आप बताएंगे कि कहीं आपकी कोई रेड लाइन तो नहीं है। अच्छा, ये ओके। भूपेंद्र सिंह मान है, क्या पूछना चाह रहे हैं? पाजी की पूछते पे हो।
ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਦੀ ਮਸਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੀ ਨਿਬੜਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਗਲੋਟੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਦਾਂ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੇਚੇ ਪੁੱਚੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼। ਕੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ है साड़ी लाइफ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ? आयशा, वो अंग्रेजी का मुहावरा है, इफ पिग्स कुड फ्लाई। अब उसको कैसे अगर ऐसा कोई चीज जो उड़ ना सके लेकिन उसको पर लगने की बात की जा रही है। हाँ, इफ पिग्स कुड फ्लाई, तो फिर ये भी हो जाए। हाँ। सर जी, पिग्स आर नॉट गोइंग टू फ्लाई। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। एग्जैक्टली। बात ये है कि हमारी तारीख में 3-4 मौके आए हैं जहाँ इस किस्म की चीज़ पेशकदमी हो सकती थी। ये सिंसियरली जो वक्त आया वॉज अंडर बेनज़ीर भुट्टो पहली, जब राजीव गांधी थे इंडिया में और बेनज़ीर भुट्टो यहाँ थी 1989। उस वक़्त 88-89 में ये बातें हुई थी, पेपर्स भी एक्सचेंज हुए थे, राजीव गांधी इस्लामाबाद भी आया था, वहाँ बहुत सी बातें हुई थी, बहुत सी, और इसी किस्म की बात हो रही थी, फ्री मूवमेंट, ये वो सारा। और कश्मीर की बात उन्होंने कहा था जी अभी नहीं करेंगे, उसके वो रास्ते में खड़ा हो जाता है, मसला बन जाता है, तो लेट्स हैव ओपन बॉर्डर्स, लेट्स हैव पीपल कमिंग, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये वो सारी बातें हुई थी। मगर रुकावटें थीं, हमारी तरफ से रुकावटें थीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि नो, तो वो रह गया मामला। बेनज़ीर के ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए कि यू आर सॉफ्ट ऑन इंडिया। अच्छा, उसके बाद फिर मौका आया नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। उस वक़्त इंडिया की गवर्नमेंट वॉज नॉट बीजेपी, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और वो मौका भी, वो यहाँ आए, अदवानी साहब भी यहाँ आए और वाजपेयी साहब भी यहाँ आए, और मगर यहाँ के हमारे लोगों ने कहा नो, और फिर कारगिल हो गया। तो कोशिश तो थी हमारे सियासतदानों की और हमारे स्टेट्समैन की कुछ हो, मगर यहाँ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिन्होंने कहा कि नो। अब वो टेबल्स टर्न हो गए। अब जनरल बाजवा ने आके कहा कि जी हम तो चाहते हैं कि जियो इकोनॉमिक्स हो, जियो पॉलिटिक्स ना हो, और हेल्ड आउट द ऑलिव ब्रांच। मगर आपके यहाँ ऐसी हुकूमत थी जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका बयानिया ही था, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने वोट भी लिए हुए थे। और वो दिन है 2014 का और आज का, कि दे आर सिटिंग देयर, और वो उनका एजेंडा यही है कि लड़ाई झगड़े रखने हैं। और अब तो ओपनली खुले आम वो कह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये दो हाथ से ताली बजती है, जब हम तैयार होते हैं तो वो नहीं होते, जब वो तैयार होते हैं तो हम नहीं होते। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में ये नहीं होगा। मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह साहब ने भी बड़ी कोशिश की, वो सोते होते रह गया। मगर अब जो सिचुएशन है वो मुझे नज़र नहीं आता अगले 5 साल। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट चली जाती है और कोई और गवर्नमेंट आ जाती है और फिर भी और यहाँ भी एहसास हो जाता है, तो इट्स पॉसिबल कि थोड़ा बहुत आना जाना जो है। मगर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं वो एजेंसियाँ जो हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसी आमदोरफ्त को कभी इजाज़त नहीं देंगी। सो वी आर स्टक विद दिस प्रॉब्लम।
ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ मूवी सतलुज वेख के गुजारा कर सकते हो। आयशा एक सेकंड जी, एक सवाल आया कि आप पंजाबी ना बोला करें। मैं पंजाबी बोलता हूँ तो मज़ा आता है लोगों को, आप वो कहते हैं आप उर्दू बोला करें। वो आपसे ज़्यादा प्यार करते होंगे इसलिए। बहरहाल ਤੁਹਾਡਾ सवाल कलन का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जरा बाकी पाकिस्तानी ऑडियंस जिन्होंने हमें सवाल भेजे उनमें फ़रा लाहौर से आपने दर्दमंदी के साथ एक इशू उठाया, आने वाले शोज़ में ज़रूर शामिल करेंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला अवान हारूनाबाद से, हसन बाजवा ऑस्ट्रेलिया से, तारिक खान मियावाली से, सैयद सैफुल्ला गिलानी मुल्तान से, आप सबके सवालों का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भी दीगर नाम हैं जिनके हम हैं शुक्रगुजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें, सवाल आइंदा शोज़ में ज़रूर शामिल करते अच्छा हैं। पंजाबी शुक्रिया किस तरह कहते हैं? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।